वेलकम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सीरियस है। इट्स अबाउट द पलघार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, द मॉब लिंचिंग केस, जिसमें भीड़ ने 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। मैंने इस वीडियो में सभी रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को कंपाइल किया है। आप इसकी ऑथेंटिसिटी कहीं से भी चेक कर सकते हैं, बट इट शुड बी ऑथेंटिक सोर्स। मैंने इसमें सिर्फ सही बातें और सही फैक्ट्स लिखे हैं। और मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, इंसानियत की खातिर, और अगर आप इस केस को वाकई समझना चाहते हैं कि हुआ क्या है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। बिकॉज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, कई लोग इस केस को बहुत अलग एंगल देना चाह रहे हैं, कुछ गलत फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इसे गलत समझ लें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा हमारे देश के लिए भी और एक आइडियोलॉजी के लिए भी। तो चलिए सीधी बात शुरू करते हैं फिर। ओके, नाउ लेट मी डिफाइन द मॉब लिंचिंग फर्स्ट। इसका डेफिनेशन क्या है? A lynch mob is an angry crowd of people who wants to kill someone without a trial because they believe that person has committed a crime. मतलब एक भड़का हुआ मॉब, एक भड़की हुई भीड़ जो किसी को मारना चाहती है बिना किसी कोर्ट के वर्डिक्ट के, बिना किसी फैसले के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस ऑफ पलघार डिस्ट्रिक्ट। आखिर वहाँ हुआ क्या था? तो ये इंसिडेंट अप्रैल 16 की रात को हुआ, जब 2 साधु, पहले 70 ईयर ओल्ड महंत कल्पवृक्ष गिरी जी और दूसरे 35 ईयर ओल्ड सुशील गिरी जी महाराज, जो कि कांदीवली के आश्रम में रहते थे मुंबई में, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें सूरत जाना है किसी के फ्यूनरल में। उसके लिए उन्होंने कार हायर करी जिसके ड्राइवर थे नीलेश येलगड़े, एज 30 ईयर्स। उन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया कांदीवली से सूरत, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो रास्ते में उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना मिले, कोई रोके नहीं, इसके लिए उन्होंने मुंबई गुजरात हाईवे को इग्नोर करा और एक बैक रोड लिया जो पलघार डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ गुजरात जाता था। पलघार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गदचिंचले विलेज, वहाँ पर उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने रोका। उनसे कुछ पूछताछ हो ही रही थी, तभी एक भड़का हुआ मॉब, एक भीड़ आई, जिन्हें ये लगा कि ये जो तीनों लोग हैं वो चाइल्ड अबडक्टर्स हैं, चाइल्ड किडनैपर्स हैं, जो बच्चों को उठाते हैं और उनके ऑर्गन्स सेल करते हैं। इस बात को बिलीव करते हुए उन्होंने उन पर अटैक किया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब मैं आपको इसके अंदर पुलिस का रोल बताता हूँ। तो जब इन तीनों लोगों पर अटैक हो रहा था तब कॉल्स किए गए थे कासा पुलिस स्टेशन को, जो इस जगह से 35 किलोमीटर दूर था। वहाँ से 4 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम इस गाँव भेजी गई, लेकिन जब तक वो टीम वहाँ पहुँची तब तक मॉब ने अटैक करना शुरू कर दिया था इन तीनों लोगों पर। इनफैक्ट उनकी कार भी पलट दी थी। तो इन चारों पुलिस ऑफिसर्स ने एक बैकअप कॉल किया जिसमें 12 और पुलिस ऑफिसर्स आए। उन 12 पुलिस ऑफिसर्स ने इन तीनों को रेस्क्यू करवाया 400 लोगों की भीड़ से। लगभग 400 लोग वहाँ प्रेजेंट थे उस मॉब में। उनसे रेस्क्यू करवा के 2 अलग अलग पुलिस व्हीकल्स में बिठाया इन तीनों को। लेकिन मॉब इतना भड़का हुआ था कि उन्होंने पुलिस व्हीकल से तीनों को वापस बाहर निकाला और पूरी तरह से बेरहमी से मार डाला, जिसमें इन्होंने कुल्हाड़ी, डंडे और पत्थर, स्टोन पेल्टिंग ये सब किया और इन्हें मार डाला। आप सबने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में इन पर अटैक किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, उनके रहते हुए इनको खींच के ले जाया गया साइड में और मार डाला। पलघार के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं कैलाश शिंदे, उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी माइनर इंजरीज हुई हैं इस मॉब के अटैक से। मॉब ने पुलिस को भी काफ़ी थ्रेटनिंग करी थी, वहाँ पे धमकियाँ दी गई थी और उन्हीं के सामने तीनों लोगों पर अटैक किया और उन्हीं के सामने उन्हें मार डाला। अब जबकि मैं आपको इस केस से जुड़े सारी डिटेल्स एंड फैक्ट्स दे चुका हूँ, मैं अपना डिस्कशन शुरू कर सकता हूँ। पहला जो इशू मैंने फेस किया है इस केस के बारे में वो ये है कि पीपल आर पॉलिटिसाइजिंग दिस इशू। लोग इसे एक राजनीतिक एंगल, एक कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, जो कि बहुत ही वाहियात बात है। और आप सब भी लगे हुए हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर शेयरिंग में लगे हुए हैं हर जगह। ये देखने को मिला कि लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर 3 बेकसूर लोगों को बेरहमी से मारा गया है। दिक्कत बस इस बात से हो रही है, लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं उससे सिर्फ दिख रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि 2 साधु मारे गए हैं। सडनली एक धर्म पे बात आ गई कि हिंदू धर्म खतरे में है हमारे देश में। साधु या कुछ भी होने से पहले आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं देखते कि एक इंसान को मारा गया है, 3 इंसानों को मारा गया है। वो 30 साल का लड़का नीलेश येलगड़े घर में अकेला था, कमाने वाला, बेरहमी से मार दिया। बेकसूर था वो, क्या गलती थी उसकी? 70 साल के कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज,
बुजुर्ग थे। हर धर्म यही सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। एक लाचार आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, उसको इतने लोग झुंड में भीड़ में मार रहे हैं, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ है, खतरे में सिर्फ एक धर्म नहीं, इंसानियत है। इतना हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है और आप खुद देखिए, लोग इसे पॉलिटिकल और कम्युनल एंगल देख के अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कई पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को भाषण देते हुए सुना है, भड़कीले भाषण इस टॉपिक पर, इस इशू पर। इस चीज़ को एक कॉमनल एंगल देना अपने एडवांटेज के लिए। आग लगी हुई है तो बस सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। मेरे पापा की एक लाइन है, वो बिल्कुल फिट बैठती है इस कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि एक चतुर और चांडाल में क्या डिफरेंस है। चतुर वो होता है जो जागरूक लोगों पर, जीवित लोगों पर राज करे, और चांडाल वो होता है जो लाशों पर भी राजनीति करे। ठीक ऐसा ही किया जा रहा है अभी। और एक बात और है, जो 101 पीपल दोज वर अरेस्टेड, उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। ज़रा सोच के देखिए, अगर उसमें से एक मुस्लिम निकलता तो देन इसको कितना बड़ा कॉमनल एंगल दिया जाता, देन कितना ज़्यादा भड़काया जाता इस टॉपिक को। रायट्स हो सकते थे, सेम मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स और इंक्रीज हो सकते थे, और इनोसेंट लोग मर सकते थे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, कम्युनल एंगल और पॉलिटिकल एंगल्स की तरह से चीज़ों को देखना बंद कर दीजिए। वो जो जैसी हैं, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, उन्हें वैसे ही देखें, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उसी को ऊपर रखें। नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज़ है, उसे ही फॉलो करें प्लीज़। और एक चीज़ और है जो सोशल मीडिया पे मुझे देखने को मिली, एक नया टर्म दिया गया है, तख्ती गैंग, जो बोर्ड्स लेके खड़े हो जाते थे। कहते हैं, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये पहले के केसेस में, पहले के लिंचिंग केसेस में तो ये बोर्ड्स लेके खड़े हुए थे, तुम सिर्फ उसी धर्म के लिए बात करते हो, अब कहाँ हो तुम, अब ट्विटर पे कोई वॉर क्यों नहीं है। तो हाँ, मैं आप लोगों की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। जो लोग पहले के लिंचिंग केसेस पर एक ट्विटर वॉर शुरू करते थे, या फिर सेम वो हाथ में कार्डबोर्ड लेके पिक्चर्स अपलोड किया करते थे, अगर वो अभी नहीं बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत है। लिटरली, अगर आप एक सेक्युलर, एक ट्रू लिबरल हैं, तो आप सिर्फ एक रिलीजन, कास्ट और जेंडर को देख के चीज़ों को कंडेम नहीं करेंगे। आप हर गलत चीज़ के खिलाफ बात करेंगे। और सेक्युलर और लिबरल होना आजकल एक गाली बनता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। आई मीन, सेक्युलर और लिबरल होना तो इनफैक्ट ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस है। और एक ट्रू लिबरल, एक सेक्युलर इंसान कभी भी एक्ट ऑफ वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो लोग पहले कर रहे थे कंडेम और अब नहीं कर रहे, तो ये गलत है। दे शुड डू इट ऑल्सो एट दिस टाइम। ये बात बिल्कुल सही लगी मुझे आप लोगों की। लेकिन मेरा भी आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आज से पहले जितने लिंचिंग केसेस हुए थे उसमें आप लोग कहाँ थे? आप लोग सिर्फ इसी इशू पर, इसी इंसिडेंट पर बात करते हुए दिखे मुझे लिंचिंग के बारे में। पहले आप लोगों ने कभी कंडेम नहीं किया। मुझे स्टार्टिंग से ये वायलेंस के इश्यूज़, जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, हमेशा मुझे गलत लगे, हमेशा। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट के साथ हो, वो गलत है, मतलब गलत है। कुछ मॉब लिंचिंग के केसेस तो आपको पता भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कोई कॉम्युनल और पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया गया ना, क्योंकि उससे किसी का पॉलिटिकल कैरियर नहीं बन नहीं सकता था ना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कुछ। 2015 का दीमापुर मॉब लिंचिंग केस हुआ था। वो क्यों हुआ था? किसी लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया था एक आदमी पर, फेक रेप एलिगेशन, सिर्फ एक एलिगेशन था रेप का, और उसके लिए पुलिस स्टेशन में उसको ले गए थे। लेकिन एज यूजुअल भीड़, क्योंकि उस भीड़ को ये लगता है कि वो सही कर रही है, उन्हें अपने दिमाग में बिलीव हो जाता है कि हाँ, हम सही कर रहे हैं, इसने सच में रेप किया होगा। तो उसको पुलिस स्टेशन से निकाला, दे मेड हिम नेकेड, परेडेड हिम ऑन द रोड्स, और फिर स्टोन से, पत्थरों से मार मार के उसको फांसी पर लटका दिया। खुद ही इंसाफ कर दिया। और बाद में क्या पता पड़ता है कि वो कंसेंशुअल सेक्स था। इट वॉज अ फेक रेप एलिगेशन, फेक केस था वो। और मॉब ने क्या किया? क्योंकि हम तो जनता है ना, हम तो हमेशा सही सोच रहे होंगे, अपने आप पे तो कभी क्वेश्चन करना ही नहीं है, किसी भी बात पे हमें क्वेश्चन कहाँ करना है। और लॉ और कोर्ट, ये दो सब गलत है ना, इंसाफ तो आप ही लोग करेंगे नहीं, उसके लिए हमारा ही पूरा सिस्टम है, लॉ है, कोर्ट्स हैं, इंसाफ होता है। और आप लोग कोई नहीं होते इंसाफ करने वाले। तब उस माँ के इकलौते बेटे को मार दिया इतनी बुरी तरह से, बेरहमी से। लेकिन शायद आप लोगों को इस केस के बारे में पता ही नहीं होगा। फेक रेप केसेस के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे मूव करते हैं। 2018 में असम में मॉब लिंचिंग केस हुआ था। 2 स्टूडेंट्स को मार दिया गया था।
क्या समझ के? सेम इस केस की तरह चाइल्ड अबडक्टर, चाइल्ड किडनैपर समझ के उन्हें मार दिया गया था। तभी भी शायद आप लोगों में से कईयों को तो केस ही नहीं पता होगा, तभी भी आप लोगों का ये आउटरीच नहीं आया होगा, क्योंकि कॉमनल एंगल नहीं दिया गया था ना। इस केस में मैंने ये पढ़ा है कि जो साधु हैं वो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, उनकी रक्षा करना ज़रूरी है, ये सुन रहा हूँ मैं। तो क्या उस टाइम स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं थे? स्टूडेंट्स कुछ होते नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ था असम के अंदर? शायद तब आप लोगों को ये केस भी नहीं पता होगा, तब आपका आउटरीच नहीं आया था। और भी काफ़ी केस हैं, अलवर का लिंचिंग केस, अखलाक लिंचिंग केस, हरपुर लिंचिंग केस, वेस्ट बंगाल लिंचिंग केस, शायद आपको पता ही भी नहीं होगा। एक और केस था, शंभूलाल रैगर का केस हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो तो। उसने एक लाइव वीडियो में उसने भी एक बुजुर्ग आदमी को ही मारा था जो गिड़गिड़ा रहा था मदद के लिए, जो उसी का दोस्त था, उसने बेरहमी से मारा था। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। इतने हॉरिबल एक्ट जो उसने कमिट किया था, लाइव वीडियो पे बेरहमी से मारकर जला दिया था, उसका कई लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इस धर्मों की राजनीति को बंद कर दीजिए। आपको जो ये सडन थ्रस्ट मिला है ना एकदम से मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट, ये कॉम्युनल एंगल से पुश आया है, जो कि बहुत गलत है। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो पहले के लिंचिंग केसेस थे उनमें आपकी आवाज़ प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि तब आप लोग ये सोच रहे थे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो किसी और धर्म, किसी और रिलीजन की बात है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक इतिहास का लेसन याद कीजिए, टेक अ लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, कि जब यूरोपियंस इंडिया पर अटैक करने आए थे तो उन्होंने हमारे कई राज्यों पर अटैक किया था, और वो राजा जिनके राज्यों पर अटैक नहीं होता था वो इन राजाओं की हेल्प नहीं करते थे, ये सोचकर कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम पर अटैक थोड़ी हो रहा है। इनफैक्ट कई राजाओं ने तो ब्रिटिशर्स की और इन यूरोपियंस की मदद भी करी थी। तो जो गलतियाँ उन राजाओं ने करी थी ये सोचकर कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और बाद में इन्हीं यूरोपियंस ने उन्हीं के राज्यों को एनेक्स कर लिया था अपनी टेरिटरी में, सेम गलती आप मत कीजिए। क्योंकि नफ़रत एक ऐसा जहर है, अगर आप इसको फैलाओगे तो कल को आपकी भी मौत उसी जहर से होगी। इसको ख़त्म कर दीजिए। बी लाइक लॉर्ड रुद्र, जिन्होंने जहर पिया था, हु ड्रैंक द पॉइजन फॉर द पीपल, लोगों के लिए जहर पिया था। इस नफ़रत को जितना जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, नॉन वायलेंस को, उतना इंसानियत के लिए बेहतर होगा। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द इश्यूज़ फेस्ड बाय द पुलिस। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ की पुलिस को बहुत गालियाँ दी जा रही है और पता नहीं क्या क्या बुरा बुरा कहा जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये कोई सिंघम मूवी चल रही है? ज़रा सोच के देखिए, वहाँ पे 400 लोग प्रेजेंट थे, लगभग 400, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं उस भीड़ में, और पुलिस वाले सिर्फ 12 या 13। वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल है। आप घर बैठे बैठे कोई भी कमेंट कर सकते हैं उन पे, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए वो लोग उसे कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे। और वो जिस जगह की बात हो रही है, गढ़चिंचले विलेज जिसकी बात हो रही है, वो एक बहुत ही रिमोट लोकेशन है। वो महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली के बॉर्डर के पास की जगह है। वहाँ की पॉपुलेशन पता है आपको क्या है? 93% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं वहाँ पे। दे आर रिस्पेक्टिवली लेस एजुकेटेड। वो ट्राइब्स का एरिया है, इट्स अ ट्राइबल एरिया। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो उसको एज अ सिटी सोच के कर रहे हैं। वहाँ पे बैकअप आना भी कितना मुश्किल है, एक बार ज़रा सोच के देखिए। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ सेकंड्स का डिले, कुछ मिनट्स का डिले भी कितना चेंज ला सकता है। सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। जो पुलिस स्टेशन मैंने आपको बताया, कासा पुलिस स्टेशन, जहाँ से 12 पुलिस ऑफिसर का बैकअप आया था, वो 35 किलोमीटर्स दूर था। वहाँ से बैकअप आने में कितना टाइम लगेगा? और प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा माइंड में रखिए कि ये एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, कर्फ्यू लगा हुआ है कई जगह पर, पुलिस फोर्स जो है वो मैन पावर उतनी नहीं है। लेकिन आप लोग बस एक ही एंगल पकड़ के बैठेंगे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल थी। और पुलिस वाले क्या एक वर्दी पहनते ही कोई एक सुरक्षा कवच नहीं बन जाता है। वो भी बेचारे इंसान ही हैं, जान को तो उनको भी खतरा ही होता है। एंड आई रिपीट, हम किसी सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, एक गांव की बात हो रही है। कहते हैं ना, असली भारत गांव में बसता है। गांव के क्राइम्स को एक बार आप, एक विलेज के क्राइम्स को एक बार आप ज़रा सोच के देखिए। वहाँ पर आज तक कास्ट पर, एक पर्टिकुलर कास्ट पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, इवन वीमेन पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वहाँ के क्राइम्स यहाँ से थोड़े अलग हैं, वहाँ के तौर तरीके भी सिटीज़ से अलग होते हैं। तो आप एक सिटी के एंगल से चीज़ों को देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये क्राइम एक विलेज में हुआ है। अगर गलती कुछ है तो हाँ, हम ये कह सकते हैं एक गलती ज़रूर रही है इस प्लेस पे,
ये अफवाह काफ़ी टाइम से फैली हुई है कि चाइल्ड अबडक्टर्स रात को निकलते हैं और बच्चों के ऑर्गन्स बेचते हैं। तो इस रीज़न से पहले भी कई अटैक हो चुके हैं इसी रीज़न में। कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर की टीम पर भी अटैक हुआ था यहाँ पर भी, लेकिन आप तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को पकड़ के बैठे हुए थे तब कि पत्थरबाजी हुई है डॉक्टर्स पे। तब ये वाली बात आपने शायद नोटिस ही नहीं करी होगी कि यहाँ पर भी डॉक्टर की टीम पे अटैक हुए थे पहले, जब वो लोग इन्हीं लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पर आए थे, इसी सस्पिशन में कि ये लोग भी चाइल्ड अबडक्टर्स हैं। और एक तो वहाँ के एडिशनल एसपी पर भी अटैक हुआ था। तो अगर रियल फॉल्ट कुछ है तो वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कोई एक्शन नहीं लिया अटैक्स होने के बाद भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब अफवाहें फैली हुई है और लोग इतना विजिलेंट अटैक कर रहे हैं और इतना विजिलेंट टेम्पर हो चुका है उनका, तो पहले ही कोई एक्शन ले लेना चाहिए था जिससे ये इंसिडेंट आज होता ही नहीं। मेरे कुछ सवाल हैं इस इशू को लेकर, इस केस को लेकर। जब हमारी पूरी कंट्री में लॉकडाउन हो रखा है तब ये तीनों लोग वहाँ गए ही क्यों? किसी का फ्यूनरल अटेंड करने, जो कि क्लोज विसिनिटी में नहीं था। फिर गए क्यों? हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनके फादर की डेथ हुई है, वो उसके लिए तक नहीं गए हैं। ज़रा सोचिए आप। लेकिन ये लोग जा ही क्यों रहे थे? एक तरफ वो सीएम है और इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, इन तीनों लोगों को ऐसी क्या अर्जेंसी थी जाने के लिए? और अगर कुछ अर्जेंट था ही तो पुलिस डिपार्टमेंट पास प्रोवाइड करवाता है। आपको पुलिस डिपार्टमेंट से पास लेना चाहिए था। आप अपनी एप्लीकेशन देते, आप अपना इशू बताते और जो वहाँ के एसपी होते हैं रिस्पेक्टेड, वो आपको पास प्रोवाइड करवाते, तो आप सेफली जा सकते थे। आपको ऑफिशियली लीगली कुछ काम करना था तो आप प्रॉपरली जा सकते थे, लेकिन आपने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। इनफैक्ट आपने लॉकडाउन को भी फॉलो नहीं किया। एंड दूसरा क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से, वो 400 लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई ही कैसे? जब कर्फ्यू लगा हुआ है, हर जगह लॉकडाउन है, तो वो 400 लोगों की भीड़ एकदम से वहाँ पे इकट्ठी हुई ही कैसे? वो लॉकडाउन को मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स, जो मैन फोर्स था, मैन पावर, वो अप्रोप्रिएट था क्यों नहीं? खैर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स अगर आपके पास हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। एंड ये इतना हॉरिबल इंसिडेंट जो हुआ है, इससे हम सबके लिए कुछ लेसन्स हैं जो हमें सीखने चाहिए। फर्स्ट थिंग, डोंट बिलीव इन फॉल्स न्यूज़ एंड डोंट स्प्रेड इट। कोई भी न्यूज़ आप तब तक स्प्रेड मत कीजिए, तब तक शेयर मत कीजिए जब तक आपको उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके ऑथेंटिक सोर्स पर पूरा भरोसा नहीं है। बिना इन्वेस्टिगेट करे आप कुछ भी शेयर करना बंद कीजिए, बिकॉज इन्हीं कुछ व्हाट्सएप शेयर से, इन्हीं कुछ फेसबुक के शेयर से, इन्हीं कुछ रूमर्स से, इसी फॉल्स न्यूज़ से असम में 2 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई। यही फेक न्यूज़, यही अफवाहें कि कोई चाइल्ड किडनैपर है, कोई गौ हत्या हुई है, इसी को लेके केस भड़के जाते हैं। अयूब खान केस, पहलू खान लिंचिंग केस, ये अफवाहें जब बंद होगी तभी कुछ हो सकता है। रिसेंटली मेरे एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक न्यूज़ शेयर करी थी इंडियन एक्सप्रेस को लेके कि इंडियन एक्सप्रेस ने इन तीनों लोगों को चोर बताया है, थीव लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बस एक फेसबुक पे उन्होंने शेयर किया था किसी और के पेज से, और उसने कहीं और से शेयर किया था, जो कि एक फोटोशॉप इमेज थी। इंडियन एक्सप्रेस में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि वो चोर थे। उन्होंने प्रॉपर आर्टिकल जिस डेट और टाइम स्टैम्प के साथ इन प्रोफेसर ने शेयर किया था, ठीक उसी डेट पर अगर हम जाके आर्टिकल चेक करेंगे तो ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने कभी नहीं लिखा है। बट स्टिल किसी ने उसको फेक लिख के फोटोशॉप करके शेयर किया, किसी और ने उसको आगे शेयर किया और मुझ तक पहुंचा मेरे प्रोफेसर के थ्रू। मैंने उनको रियल इमेजेस दिखाई, तब उन्होंने कहा हाँ मुझे एक बार चेक करना चाहिए था। बट क्या फ़ायदा, उन्होंने ये जो शेयर किया कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट्स ने देखा होगा? कितना गलत इम्पैक्ट जाता है इसका, ज़रा सोच के देखिए। इंसान के अंदर सैडिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, सब में 3% तक होती है, और उसके बढ़ने का रीज़न यही होता है, यही फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, यही रूमर्स। अभी जो इस केस में अरेस्ट हुए 101 अडल्ट्स और 9 माइनर्स, तो वो 9 माइनर वही हैं। माइनर केपेबल होते हैं चीज़ें करने के, लेकिन पॉइंट ये होता है माइनर होने का कि उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो अभी एक प्रोसेस में होती है, वो बन रही होती है। वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं और सुनते हैं। अगर उन्हें गलत चीज़ें दिखाई और सुनाई जाएगी तो वो गलत ही बनेंगे। ज़रा सोच के देखिए इस बात को। अभी तो आप खुद सोचिए ना, कुछ लोग तो 20 साल से काफ़ी आगे बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्ट एक माइनर जैसा करते हैं। इन फॉल्स न्यूज़ को बिलीव करना और फटाफट शेयरिंग सोशल मीडिया पे हर जगह शेयर कर देना। सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, क्योंकि पता नहीं कब आपकी इस एक रूमर की चिंगारी एक बहुत बड़ी आग को पैदा कर दे, जिससे फिर किसी इनोसेंट को अपनी जान गंवानी पड़े। और इस पूरे केस को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ तभी तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक आप किसी और को हर्ट नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग,
these fundamental rights are also not absolute in nature. They have limitations. And ये जो क्राइम है इसको रोकने के लिए कानून है ना, द लॉ इज़ देयर. ज़रा सोच के देखिए, अगर आप ही लोगों को इंसाफ करना होता, अगर इस भीड़ को एक इंडिविजुअल को ही इंसाफ करना होता, तो हम एक केओस में जी रहे होते. और केओस कभी भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है. हम माना वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पावर जो जनरेट करता है वो इसी वी द पीपल ऑफ इंडिया से करता है. लेकिन ये हम पे ही डिपेंड करता है ना कि हम आखिर अपने देश को बनाना कैसा चाहते हैं. क्या हम एक मॉब इंसिडेंट्स को, इस टाइप के मॉब इंसिडेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं. जस्टिस के लिए कोर्ट्स हैं, लॉ है. बिलीव इन इट, बिलीव इन सिस्टम. आप उस पर भरोसा रखिए, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से चलिए. एंड इस इंसिडेंट को, और इस जैसे हर इंसिडेंट को, हर लिंचिंग केस को जिसमें एक मॉब डिसीजन लेता है, एक मॉब सुप्रीम कोर्ट का काम करने लग जाता है, उसको इतना कंडेम कीजिए कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो. इन 101 लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम इन प्रिजन, और इवन हैंग दैम टिल दैट. बिकॉज किसी मासूम की जान दोबारा एक भीड़ की वजह से नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जिस दिन एक विक्टिम में धर्म, जात और जेंडर दिखना बंद हो जाएगा, उस दिन हमारा देश सच में आगे बढ़ जाएगा. इट्स रुद्र साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.